प्रिय विद्यार्थियों, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के यूट्यूब चैनल अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम व्याख्या का आदर्श नमूना देखेंगे। इससे पूर्व में आपको ध्यान में होगा, मैंने आपकी पाठ्यपुस्तक भक्ति काव्य सरिता अंतर्गत संकलित कवि कबीर के पद की व्याख्या प्रस्तुत की थी। दुल्हिन गाँवहूँ मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। तन रत करी में मन रत करी हूँ, पंच तत बराती। ये जो पद है, इसकी व्याख्या आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत की थी। इसके पश्चात पिछले सप्ताह मैंने आपके समक्ष एक आदर्श रूप से हम किस प्रकार संदर्भ, प्रसंग और विशेष लिख सकते हैं, यह बताया था। अर्थात आपके समक्ष मैं संदर्भ किसे कहते हैं, प्रसंग किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं, संदर्भ, प्रसंग और विशेष किस प्रकार लिखा जाना चाहिए, उनके कौन कौन से अंग हैं, यह सब कुछ प्रस्तुत कर चुका हूँ। फिर आज इस वीडियो की आवश्यकता क्या पड़ी? प्रिय विद्यार्थियों, मैंने व्याख्या को पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया था, किंतु संदर्भ, प्रसंग और विशेष को आपके समक्ष उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत नहीं किया था। उस वीडियो में मैंने आपको कैसे लिखना है यह बताया था। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि क्यों ना प्रिय विद्यार्थियों को जो व्याख्या हमने प्रस्तुत कर दी है, उसी पर आधारित एक आदर्श नमूना प्रस्तुत किया जाए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मेरा मकसद है कि मैं आपको यह बताऊं कि किस प्रकार हम आदर्श संदर्भ लिख सकते हैं, आदर्श प्रसंग लिख सकते हैं और आदर्श विशेष लिख सकते हैं। क्योंकि व्याख्या मैं पूर्व में प्रस्तुत कर चुका हूँ। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए। तत्पश्चात संदर्भ, प्रसंग और विशेष कैसे लिखा जाता है उस वीडियो को देखिए, और उसके बाद में यह वीडियो आपके लिए उपयुक्त रहेगा। पद वही है प्रिय विद्यार्थियों, दुल्हिन गाँवहूँ मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। तन रत करी में मन रत करी हूँ, पंच तत बाराती। राम देव मेरे पाहुन आए, मैं जोबन में माती। ये वही पद है। अब उस पद का आपको संदर्भ लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? तो प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि आप तृतीय वर्ष कला के विद्यार्थी हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे मैंने आपकी पुस्तक का नाम लिखा है प्रस्तुत पद्यांश। यहाँ प्रस्तुत शब्द द्वारा आपको प्रारंभ करना है। अगर आप प्रस्तुत नहीं लिखते हैं तो यह शब्द भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश या यह पद्यांश। देखिए, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, बारीक बातों का ध्यान में रखना है। हम बेहतर किस प्रकार लिख सकते हैं, हम अच्छे प्राप्तांक किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, यह जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो प्रस्तुत या यह लिखिए। सबसे पहले आपको संदर्भ लिख देना है, उस संदर्भ को रेखांकित कर देना है आपको, और आप उसे रेखांकित करते हुए इस प्रकार लिखें कि जो मूल्यांकन करता है उनका सीधा उस पर ध्यान जाए कि आपने यह संदर्भ लिखा है। यदि आपके पास में समय हो तो आप इसके लिए नीली के अतिरिक्त किसी रंग की स्याही का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो
प्रस्तुत या यह, उसके पश्चात पद्यांश लिखा है। यहाँ ध्यान रखिए कि यह पद्यांश है, गद्यांश नहीं है। बहुत से विद्यार्थी पद्यांश और गद्यांश का अंतर नहीं कर पाते हैं और वे सीधे ही कुछ भी लिख देते हैं। नहीं, आपको पद्यांश लिखना है, क्योंकि यहाँ पर हम पद्यांश की बात कर रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक, अब चूँकि ये आपकी पाठ्य पुस्तक है, ये आपके पाठ्यक्रम अंतर्गत है, इसलिए आपको पाठ्य पुस्तक लिखना है। हमारी पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य सरिता से अवतरित है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम ध्यान में होना आवश्यक है। यदि नाम ध्यान में नहीं आवश्यक है तो मुझे लगता है कि आप इसे सही नहीं लिख पाएंगे। तो भक्ति काव्य सरिता से अवतरित है। अब यहाँ पर आप अवतरित शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, लिया गया है उस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, या उद्धृत है ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके पश्चात इसके संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दीक्षित हैं। यहाँ पर संपादक शब्द आया है। अब आपको ध्यान में आना चाहिए कि यह किसी एक कवि की पाठ्य पुस्तक नहीं है, इसमें संपादक है। इसका मतलब निश्चित ही एकाधिक कवियों की रचनाओं का संकलन है। उनके कुछ अंशों को लेकर के इस पुस्तक का निर्माण हुआ है। तो हम सभी जानते हैं, चूँकि ये हमारी पाठ्य पुस्तक है, तो इसमें कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान, सुंदरदास आदि कवियों का संकलन है। तो इसके संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दीक्षित है। यदि आपके समक्ष कोई व्याख्या है और वह किसी एक कवि की है, तो फिर आप उसमें संपादक का न भी जिक्र करें तो उचित रहेगा। आप सीधे ही कवि का परिचय भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर भक्ति काव्य सरिता की बात नहीं हो रही है और हम कामायनी की बात कर रहे हैं, तो आप सीधे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कामायनी से अवतरित है। इसके रचयिता महाकवि जयशंकर प्रसाद हैं। तो वहाँ पर संपादक का नहीं भी परिचय दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर संकलित कवि हैं, इसके संपादक हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इसके संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दीक्षित हैं। यह पद्यांश भक्ति काव्य सरिता में संकलित संत कवि कबीर के पद से लिया गया है। क्योंकि भक्ति काव्य सरिता हमारी पाठ्य पुस्तक है और उसमें एकाधिक कवियों के अंशों का संकलन है, इसलिए हमें संकलित शब्द का प्रयोग करना होगा। संकलित संत कवि कबीर के पद से लिया गया है। यहाँ पर आपको ध्यान में आ ही गया होगा कि यह पद कबीर ने रचा है। तो हमने एक तरह से यहाँ पर कवि का परिचय भी दे दिया है और यही हमारा उद्देश्य है। कबीर के एकमात्र ग्रंथ बीजक से पद परिचय प्राप्त होता है। अब यह देखिए, हमने कबीर, चूँकि यहाँ पर संकलन है, तो यह पद, इसका स्रोत क्या है, ये पद कहाँ से आया या कबीर की किस रचना से लिया गया है, हमें स्रोत की जानकारी देनी होगी। और इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए, कबीर के एकमात्र ग्रंथ। यहाँ हमें यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि कबीर का अन्य कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, एकमात्र ग्रंथ है उनका और वह है बीजक, और उस बीजक से ही यह पद लिया गया है। बीजक का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यह आपके ऊपर निर्भर है। आपको यदि ये जानकारी है तो आप उसका उल्लेख कर सकते हैं, यदि नहीं भी जानकारी है तो कोई बहुत बड़ी समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें संदर्भ अंतर्गत जो जो जानकारियाँ देनी थी वो हम दे चुके हैं। फिर भी यहाँ पर चूँकि हमें ध्यान में है, इसलिए हमने इसका यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है कि बीजक का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। अब आपको ध्यान में आया होगा
कि बीजक कबीर का ग्रंथ है और वो उन्होंने स्वयं नहीं लिखा है। कबीर ने उसको अपनी वाणी से उच्चरित किया था और उनके शिष्य धर्मदास ने उसका श्रवण करते हुए या फिर उसे जहाँ से भी प्राप्त हुई है उनकी साख्या, शब्द और रमेनी इन तीनों भागों का संकलन किया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह आपके समक्ष आदर्श संदर्भ है। अब आपके समक्ष अन्य कवियों का है तो आप इसी प्रारूप में अन्य कवियों के उदाहरण को भी तोलते हुए प्रयुक्त कर सकते हैं। अब आपके समक्ष रामचरितमानस का कोई पद है तो आप उस प्रकार आप उसको इस प्रारूप को इस प्रकार बदलिए कि आपका वह संदर्भ गलत नहीं हो। यह एक आदर्श नमूना है संदर्भ का। अब आते हैं हम प्रसंग की ओर। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने पूर्व के वीडियो में आपको जैसा कि बताया था कि प्रसंग में हमें बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं देना है। अनावश्यक विस्तार हमारा समय व्यतीत कर देगा और हम व्याख्या को अपेक्षित महत्व नहीं प्रदान कर सकेंगे। लेकिन प्रसंग को हमें गौण भी नहीं करना है। प्रसंग से तात्पर्य यह है कि पूर्व जो ज्ञान है वह क्या है और वर्तमान में आपके समक्ष जो पद है उसकी रचना क्यों की गई है। तो यहाँ पर देखिए प्रसंग आपके समक्ष है। प्रस्तुत पद्यांश में, अब फिर से देखिए पद्यांश लिखना है आपको और प्रस्तुत शब्द का प्रयोग करना है, गलती मत कीजिएगा। प्रस्तुत पद्यांश में संत कवि कबीर ने आत्मा व परमात्मा की एक रूपता को प्रकट किया है। इस पूरे पद का निचोड़ इस एक पंक्ति में आ गया। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ कबीर स्वयं को पत्नी व परमात्मा को पति के रूप में उद्धृत करते हुए दोनों के मिलन का दृश्य साकार कर रहे हैं। ये एक संकेत करना है हमें कि ये जो हमारे सामने पद है उस पद में मूल क्या है, मूल बात क्या है। तो वह मूल बात हमने प्रस्तुत की है कि कबीर ने स्वयं को पत्नी माना और परमात्मा को पति रूप में स्वीकार किया। आत्म तत्व का परम तत्व में अद्भुत मिलन हो रहा है। यहाँ पर हमें ये ध्यान में आ गया कि यह संयोग श्रृंगार का पद है, इसमें आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात कही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह प्रसंग का एक आदर्श रूप है। अब आपके समक्ष जो भी व्याख्या है आप उसको अपने अनुसार, यानी आपके सामने जो पद्यांश दे रखा है उस पद्यांश के अनुसार उसके पूर्व ज्ञान से उपस्थित ज्ञान को जोड़ दीजिए या उस प्रसंग को जोड़ दीजिए या फिर उसके निचोड़ को प्रस्तुत कर दीजिए, तो आप एक बेहतरीन प्रसंग की रचना कर पाएंगे। अब आते हैं प्रिय विद्यार्थियों हम विशेष की ओर। देखिए, विशेष व्याख्या का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इसमें हम भाव सौंदर्य और शिल्पगत सौंदर्य को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जब भी हम देखते हैं तो कई विद्यार्थी इस भाग को गौण समझते हैं और वो विशेष लिखना ही नहीं चाहते, या फिर एक आध बिंदु रटा रटाया बिंदु होता है वह लिख देते हैं और पहले से भ्रांति में आते हैं कि हाँ हमको विशेष में तो यही लिखना है। और एक प्रश्न पत्र में मान लीजिए 3 या 4 व्याख्या हैं तो सभी की विशेष का पहला बिंदु वही होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रत्येक कवि की अपनी भाषिक विशेषताएं, उसकी अपनी शिल्पगत विशेषताएं, उस पद की शिल्पगत विशेषताएं उस कवि की विशेषताओं से भी भिन्न हो सकती है। तो हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, अन्यथा हम फिर गलत कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यह जो हमारे सामने पद है समक्ष है, उसका अर्थ हम आसानी से कर सके हैं। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा सहज सुबोध है। अब यहाँ पर पद का निचोड़ क्या है वो हमने प्रस्तुत नहीं किया, यहाँ पर उसकी भाषा के लिए लिखा है कि सहज सुबोध है, यानी हम इसको समझ पाए हैं। भाषा में भाव गांभीर्य है, चूँकि यह दार्शनिक तत्व है और
दार्शनिक तत्वों में भाव गांधीर्य तो होता ही है, यहाँ आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात कही है। इसलिए हमने दूसरा जो बिंदु है वो भाव सौंदर्य से संबंधित लिया है कि भाषा में भाव गांधीर्य है, आत्मा परमात्मा के मिलन का दृश्य है। इस पद में हम देखते हैं कि आत्म तत्व और परम तत्व का मिलन हो रहा है। तो यह इस जो संपूर्ण पद है उसका निचोड़ कह सकते हैं, उसका सौंदर्य कह सकते हैं। तो उस सौंदर्य को हमने तीसरे बिंदु में प्रस्तुत किया है। चौथा बिंदु है संयोग श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं जिस फॉन्ट का प्रयोग करता हूँ उसमें श्रृंगार शब्द है वो उचित रूप से नहीं लिख पा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी आपको असुविधा हो सकती है। तो ये जो पद है वह संयोग श्रृंगार का उदाहरण है, इसलिए हमने इसे अगली विशेषता के रूप में रेखांकित किया है। भाषा प्रतीकात्मक है, जैसे पंचतत्व बराती, कबीर की भाषा वैसे भी हम जानते हैं कि उन्होंने प्रतीकों का प्रयोग किया है। यहाँ 5 तत्वों को बराती के रूप में उन्होंने बताया, अर्थात प्रतीकात्मकता का गुण है। वैसे संपूर्ण पद में आप देखेंगे प्रतीकात्मकता है। शरीर सरोवर में रूपक अलंकार है। शरीर सरोवर, शरीर रूपी सरोवर अर्थात रूपक का सौंदर्य है। धनी धनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक ही शब्द एकाधिक बार आता है तो पुनरुक्ति प्रकाश होता है।